डंकी ट्रेडिंग कहते हैं सेनेट ऐवान बाला है, शायद इसलिए उसके इंतखाब का तरीक़ाकार ऐसा बना दिया गया है कि जिसमें सिर्फ बालाई तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मीरों के सौदागर ही पहुँच सकते हैं। इंतखाबी अमल में ख़रीद व फ़रोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, लेकिन सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह ख़रीद व फ़रोख्त होती है और होने जा रही है, उसके बाद उसे डंकी ट्रेडिंग का नाम ही दिया जा सकता है। बल्कि डंकी ट्रेडिंग का लफ्ज़ भी शायद कम है, क्योंकि गधे के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन सेनेट इंतखाबात में वोट ख़रीदने और फ़रोख्त करने वाले गधों से भी ज़्यादा बेउसूल होता है। उनके मुकाबले में गधा काफ़ी वफ़ादार होता है, लेकिन इस ख़रीद फ़रोख्त में मुलविस लोग न कौम के वफ़ादार होते हैं और न मिट्टी के। रहे घोड़े तो इन बेज़मीरों से 1000 गुना ज़्यादा मुफीद, वफ़ादार और उसूल परस्त जानवर हैं। इसलिए इस अमल को हॉर्स ट्रेडिंग कहना घोड़ों की तौहीन है। मुस्लिम लीग काब के साबिक़ और मौजूदा मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से अपने चश्मदीद वाक़यात सुना रहे थे। बता रहे थे कि 2002 के सूबाई असम्बली में उन्हें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग काब के लिए MMA के अरकान सूबाई असम्बली को ख़रीदने का टास्क सौंपा गया था। JUI के एक रुकन असम्बली जो मस्जिद के इमाम थे और रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद दोस्त की गाड़ी में असम्बली आते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग काब के एक उम्मीदवार के साथ 1 करोड़ में अलग और दूसरे के साथ अलग सौदा तय किया था। उनका ये ख्याल था कि पार्टी के उस रहनुमा के साथ अलग से 1 करोड़ में सौदा तय कर लेंगे। चुनांचे उनसे सौदा तय हुआ कि 1 करोड़ में वो अपने तमाम वोट के तमाम तरजीहात मुस्लिम लीग काफ को कास्ट करेंगे। मौलवी साहब ने वज़ू किया और कुरान पाक पर हाथ रख कर वादा किया। ताहम मुस्लिम लीग काफ के ये रहनुमा बाखबर होने के साथ साथ होशियार भी थे। उन्होंने मौलवी साहब को 20 लाख रुपए थमाए और उनसे कहा कि बाकी 80 लाख उनकी पार्टी के 2 उम्मीदवार उनको अदा करेंगे। ये सुनकर मौलवी साहब के पाँव से ज़मीन निकल गई। बाद अज़ाम पता चला कि मौलवी साहब ने कुरान पाक पर हाथ रखने के बावजूद वोट मुस्लिम लीग काब के उम्मीदवार को कास्ट नहीं किए। चुनांचे एक खुफिया एजेंसी को इस्तेमाल करके उनसे रकम वापस वसूल की गई। यही साहब बता रहे थे कि किस तरह MMA के एक और रुकन असम्बली रात को 1 करोड़ की वसूली के बाद अगली सुबह दोबारा उनके घर पर हाजिर हुए और कहने लगे कि चूँकि गिनती के बाद 1 करोड़ में 5000 कम निकले हैं, इसलिए उसकी भी अदायगी की जाए। सेनेट के इस इंतखाब को मैंने ज़ाती तौर पर बतौर रिपोर्टर करीब से देखा था और ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि किस तरह अमेरिका से अरबों डॉलर के साथ पाकिस्तान आने वाले आज़म स्वाति को उस वक़्त MMA की क़यादत ने अपने आधे मेंबरान ख़ुद हवाले किए और बाकी के बारे में उनको हिदायत की गई कि वो ज़ाती तौर पर MMA की सफ़ों में अपने लिए ख़रीदारी कर लें। ये आज़म खान स्वाति अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और अरबों रुपए के मालिक होने के नाते अब दोबारा उनको इमरान खान साहब ने टिकट इनायत कर दिया है। लगता है कि अब के बाद तो डंकी ट्रेडिंग के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि इंतखाबात में बहुत अरसा कबल सबसे ज़्यादा बावसाइल और खिलाड़ी ख़रीदार मैदान में कूद पड़ा है। बलूचिस्तान असम्बली में एक मेंबर नहीं, लेकिन जरदारी साहब वहाँ से अपने 2-3 सेनेटर्स मुंतखब करवाना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो कैसे मुंतखब होंगे, इसके सिवा कोई तरीक़ा नहीं कि बलोच और पख्तून ज़मीरों के सौदे किए जाएं। इसी तरह पख्तूनख्वा से मेरिट पर उनका एक सेनेटर भी मुंतखब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर भी वो 4 उम्मीदवार मैदान में ले आए हैं, जिनमें बाज़ पख्तूनख्वा से बाहर के लेकिन करपति हैं। फाटा में वो पहले से हाजी बिस्मिल्लाह खान MNA और दीगर कारिंदों के ज़रिए इंतज़ामात मुकम्मल कर चुके हैं। अब मुकाबले के लिए हस्ब रिवायत दीगर तमाम जमातें भी अरबपतियों और करपतियों को मैदान में ला रही हैं। मुस्लिम लीग नून भी फाटा और बलूचिस्तान में खरपति और ज़मीरों की ख़रीदारी के माहिरीन को मैदान में उतार रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में चौधरी सरवत जैसे करपति को उम्मीदवार बनाया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी आज़म स्वाति जैसे अमीर ज़ादों और ख़रीदारी के माहिरीन को टिकट दिए जा रहे हैं। यूँ तो हर जगह डंकी ट्रेडिंग का ये धंधा उरूज पर होगा, लेकिन लगता है कि बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और फाटा में तो तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे और बदकिस्मती से हस्ब रिवायत फाटा पहले नंबर पर आएगा। फाटा के सेनेट के इंतखाबात का मौजूदा तरीक़ाकार ये है कि वहाँ से 11 MNAs 4 सेनेटर्स मुंतखब कराते हैं। उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ बना है कि जब 6 MNAs का ग्रुप बन जाता है तो वही 4 सेनेटर्स मुंतखब कर लेता है और बाकी 5 MNAs तमाशा देखते रह जाते हैं।
पिछली मरतबा इन 6 एमएनएज़ ने ग्रुप बनाकर करोड़ों रुपए का अपना पोल बनाया और आपस में रकम और सेनेट की सीटों की तकसीम कर ली। कुछ ने अपने भाई और बेटे सेनेटर्स बना दिए और कुछ ने रकम ले ली। अब दोबारा वो ग्रुप बन गया है और यहाँ फाटा इंज़माम के हामी और उसके मुखालिफ एमएनएज़ एक ग्रुप में हैं। फाटा तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार की तौसी का बिल अब जरदारी साहब ने सेनेट में लटका दिया है। फाटा के मुंतखब नुमाइंदों को उसकी तो फिक्र नहीं, लेकिन यहाँ इस धंधे में लग गए हैं। जाहिर है जो सेनेटर्स फाटा के नुमाइंदे बनकर मुंतखब होंगे वो या तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मुकीम करपति होंगे या फिर उन करपति एमएनएज़ के भाई और बेटे होंगे। वैसे तो इस गंदे खेल के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता ये है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की तरह सेनेट के मेंबरान का इंतखाब भी बराह रास्त अवामी वोट से हो, क्योंकि वफाक की अलामत समझे जाने वाले मौजूदा सेनेट में पहुँचने वाले बेशतर नुमाइंदे ना तो हकीकतन अवाम के नुमाइंदे होते हैं और ना उस वफाकी इकाई के। अब तो ये रिवायत भी चल पड़ी है कि एक सूबे के लोग दूसरे सूबों से मुंतखब करवाए जाते हैं। बाकी यूनिटों का तो जो होगा सो होगा, लेकिन फाटा के सेनेटर्स का इंतखाब तो अब के बार भी किसी सूरत में मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं होना चाहिए।